जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम टाइम स्टडी में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन लोग का धन्यवाद, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही है जो कि बहुत ही अच्छी लगती है मुझको। उन्होंने कहा है कि अगर जो मेहनत आपकी आदत बन जाए, मेहनत आपकी आदत बन जाए तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। अगर मेहनत आपकी आदत बन जाए तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। इसलिए आप मेहनत से मत डरो और लगातार मेहनत करो, तो एक ना एक दिन आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। ये विवेकानंद जी की लाइनें हैं, इनको आप ज़रूर अपनी कॉपी में लिख के रखो और अपने यहाँ पे लिख के रखो, यहाँ पे लिख के रखो। फिर देखो कैसे बदलता है आपका जीवन। तो चलो जीवन बदलने की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। अपने सपनों की नगरी को पाने के लिए, अपने सपनों को पाने के लिए एक कदम और बढ़ाते हैं उसकी तरफ। तो चलो देखते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का महान्यायवादी। जितना हम लोगों ने आज तक पढ़ा है उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है राज्यसभा, फिर लोकसभा, फिर राष्ट्रपति पढ़े, फिर उपराष्ट्रपति पढ़े, फिर प्रधानमंत्री, और फिर उप प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर पढ़ा। इतने हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एक एक कदम। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की है बहुत अच्छे तरीके से। जिन लोगों ने ये वीडियो ना देखे हो वो लोग देख लो, पीछे प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग जाएंगे चैनल पे, उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है संविधान नाम से, तो आप लोग को ये सारे के सारे वीडियो उसमें मिल जाएंगे। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का महान्यायवादी। तो भारत का महान्यायवादी कौन होता है? क्या ये सरकारी कर्मचारी होता है या नहीं सरकारी कर्मचारी होता है? क्या है इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं पेपर्स में? तो चलो देखते हैं भैया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले एक पॉइंट समझते हैं जरा। संसद जो होता है, संसद में क्या बनते हैं? कानून बनते हैं। ओके, संसद में बनते हैं कानून। अब ये कानून संविधान के अनुसार है कि नहीं? संविधान के अनुसार बनने चाहिए। तो कानून तो बना दिए गए और वहाँ सारे के सारे नेता बैठते हैं, तो कानून बन गए हैं, लेकिन ये कानून कहीं संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। कानून बन गए हैं लेकिन ये कानून कहीं संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। जो हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं उनका कहीं उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, कहीं इसमें विधि संबंधी कोई त्रुटि तो नहीं है। तो इन कानूनों, ये कानून विधि सम्मत हों, विधि सम्मत हो, जो संसद में कानून पास हो वो विधि सम्मत हो, इसके लिए सरकार एक अपने कर्मचारी को नियुक्त करती है। उसी कर्मचारी का नाम होता है, क्या नाम होता है? भारत का महान्यायवादी, महान्यायवादी। ठीक है, तो अब समझ गए महान्यायवादी कौन होता है? भारत सरकार की तरफ से एक विधि अधिकारी होता है। ओके, तो संसद में कानून बनते हैं लेकिन वो कानून नेता लोग मिलकर बनाते हैं। ठीक, तो नेता लोग कोई विधि विशेषज्ञ तो होते नहीं है, तो वो कानून विधि सम्मत बने, संविधान के अनुसार बने, इसके लिए एक विधि अधिकारी की जरूरत होती है। तो वो विधि अधिकारी भारत सरकार नियुक्त करती है। ठीक, और उसी अधिकारी का नाम होता है भारत का महान्यायवादी। तो इतना कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि महान्यायवादी कौन होता है। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग
क्या करते हैं, भारत का महान्यायवादी। अब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक। तो राष्ट्रपति क्या होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। तो महान्यायवादी कौन होता है, महान्यायवादी कौन होता है, भारत का प्रथम विधि नागरिक होता है। थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन पूछा कि भारत का प्रथम नागरिक कौन, तो राष्ट्रपति, और भारत का प्रथम विधि नागरिक कौन, तो महान्यायवादी होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब महान्यायवादी कौन होता है, तो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी। कौन होता है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी। ओके, तो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी होता है। तो इसका क्या काम है, ये क्या काम करता है, भारत सरकार को विधिक सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार को विधिक सहायता, विधिक मतलब कानूनी सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो भारत सरकार को विधिक सहायता प्रदान करता है कौन, महान्यायवादी, ठीक है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी। भारत सरकार को विधिक और कानूनी सहायता प्रदान करता है कौन, महान्यायवादी, ठीक है। अगला देखते हैं। तो जो महान्यायवादी है, महान्यायवादी क्या ये सरकारी कर्मचारी होता है, बताइए। तो महान्यायवादी जो है ये सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, ठीक है। महान्यायवादी सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। तो महान्यायवादी सरकार का सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, और महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील भी नहीं होता है। पूर्णकालिक, सरकार का लिख लो, पूर्णकालिक वकील भी नहीं होता है। तो पूर्णकालिक वकील क्यों नहीं होता है, क्योंकि भारत सरकार जब तक चाहेगी तब तक महान्यायवादी को उनके पद पे रखेगी, और जब चाहे तब हटा सकती है, ठीक है। जब तक महान्यायवादी सरकार के अनुकूल काम करते रहेंगे तब तक महान्यायवादी अपने पद पे बने रहेंगे, और जब भी सरकार को लगेगा कि महान्यायवादी ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो उनको राष्ट्रपति से कह के हटवा देगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट याद रखना, महान्यायवादी सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, ठीक। और महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील भी नहीं होता है, ठीक है। इसको कुछ समय के लिए नियुक्त किया जाता है, कभी 1 साल या 2 साल या 3 साल, जैसी सरकार की बॉन्डिंग बन जाए, ठीक है, उस इंसान से, ठीक। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ से 3-4 पॉइंट देखते हैं। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, प्रथम विधि नागरिक महान्यायवादी, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी, और भारत सरकार को विधिक और कानूनी सहायता प्रदान करता है कौन, महान्यायवादी। और महान्यायवादी सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, सरकार का पूर्णकालिक वकील भी नहीं होता है, ठीक। अब चलो देखते हैं भारत का महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है, और उसका एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, उसका कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है। तो चलो देखते हैं भैया, महान्यायवादी की नियुक्ति देखते हैं। तो नियुक्ति कौन करेगा इनकी, तो इनकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति,
कैसे करेगा? अपनी मर्जी से करेगा? नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद जिसके लिए बोलेगा कि सर जी, राष्ट्रपति से मंत्रिपरिषद बोले कि उनका एक नाम सजेस्ट किया कि इनको करना है, तो बस राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर देते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है। भारत सरकार का महान्यायवादी, और भारत सरकार के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कैसे करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। अब ये त्याग पत्र देंगे तो किसको देंगे? तो ये त्याग पत्र जो नियुक्ति करेगा उसी को त्याग पत्र देंगे। तो त्याग पत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, ठीक। अब कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल कितना होता है इनका? तो कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक। प्रसाद पर्यंत मतलब जब तक राष्ट्रपति ने प्रसाद देता रहेगा तब तक ये प्रसाद खाते रहेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है राष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो इसका ऑप्शन सही होगा आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। कहने का मतलब जब तक राष्ट्रपति इनको प्रसाद देते रहेंगे तब तक ये खाते रहेंगे। अब जिस दिन राष्ट्रपति जी ने इनको प्रसाद देना बंद किया जिस दिन इनको नहीं मिल पाएगा। तो कहने का मतलब है अगर जो सरकार जो चल रही है, जब तक ये सरकार के पक्ष में अच्छे काम करते रहेंगे तब तक सरकार कुछ नहीं कहेगी। जैसे ही इन्होंने कोई गड़बड़ शुरू करी या उनके अनुकूल काम नहीं कर रहे हैं, सरकार के अनुकूल काम नहीं कर रहे हैं, तो ये सरकार यानी सरकार कौन होती है? मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति से कहेगी महान्यायवादी सही से काम नहीं कर रहे हैं, इनको हटाया जाए। तो राष्ट्रपति इनको इनके पद से हटा देगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्रिपरिषद की सलाह पे राष्ट्रपति इनकी नियुक्त करेगा और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति इनको हटा देगा, ठीक। तो सलाह वो मानते हैं लेकिन हटाने का अधिकार तो राष्ट्रपति का ही है, नियुक्त करने का अधिकार तो राष्ट्रपति का ही है। सलाह पड़ोस वाला दे देता है लेकिन नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति का है और हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है, और त्यागपत्र जो देगा वो भी राष्ट्रपति को ही देगा। तो यहाँ से 3 चीज़ों में राष्ट्रपति इन्वॉल्व है, ठीक है। अब इनका वेतन कितना होता है? तो वेतन कितना होता है महान्यायवादी का वेतन कितना होता है? तो चलो देखते हैं। महान्यायवादी का वेतन होता है, राष्ट्रपति जो निर्धारित कर दे, ठीक है। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, राष्ट्रपति जितना निर्धारित कर दे उतना वेतन होता है। कोई फिक्स हमारे संविधान में कोई फिक्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो वेतन देखते हैं भैया, वेतन कितना होता है? राष्ट्रपति जितना फिक्स कर दे, ठीक है। वेतन कितना होता है? राष्ट्रपति जितना फिक्स कर दे उतना वेतन होता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट बताते हैं कि भारत का महान्यायवादी संवैधानिक पद है या असंवैधानिक पद है? संवैधानिक पद वो होते हैं जिनका वर्णन संविधान में मिलता है, संविधान में उसका उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, संवैधानिक पद है। भारत का एक प्रधानमंत्री होगा तो ये क्या है? संवैधानिक पद है। और जैसे उसमें संविधान में योजना आयोग का कोई वर्णन नहीं है कि एक योजना आयोग होगा, तो इसलिए योजना आयोग जो है असंवैधानिक संस्था मानी जाती है, ठीक है। तो ऐसे जिसका संविधान में वर्णन है वो संवैधानिक पद और जिसका संविधान में वर्णन नहीं है वो असंवैधानिक पद कहलाता है। चलो आगे बताओ, आगे बताएंगे भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो चलो देखते हैं, इधर का डिलीट कर देते हैं फिर देखते हैं। ये वाला डिलीट कर दें, वकील नहीं होता है, ठीक। चलो अच्छा यहाँ पे 2 पॉइंट बताते हैं फिर इधर का डिलीट करते हैं, तब फिर आगे का बताते हैं। आगे देखते हैं। तो नियुक्ति हो गया, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। त्यागपत्र राष्ट्रपति देगा, कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा, वेतन राष्ट्रपति जितना निर्धारित कर दे उतना
वेतन होगा। आगे बताते हैं। अब महान्यायवादी बनने के लिए आपके पास कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? तो योग्यता यहाँ देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो भारत का महान्यायवादी बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होने की योग्यता, ठीक, होनी चाहिए। ओके, तो योग्यता क्या है? महान्यायवादी बनने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे कि सर जी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है? तो चलो देख लेते हैं ये भी। तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए 3 योग्यताएं आपके अंदर होनी चाहिए। 5 वर्ष तक हाई कोर्ट का जज रहे हो, 5 वर्ष तक हाई कोर्ट के जज रहे हो, ठीक है। एक हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में, ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही हाई कोर्ट में रहे हो लगातार 5 वर्ष, एक हाई कोर्ट में या एक हाई कोर्ट से अधिक हाई कोर्टों में, ठीक है। मान लो यूपी के हाई कोर्ट में रहे हो, फिर वहाँ चले गए, आप राजस्थान के हाई कोर्ट चले गए, फिर किसी और राज्य के चले गए, ठीक है। तो 5 वर्ष तक आप जज रहे हो, या तो 10 वर्ष तक हाई कोर्ट के वकील रहे हो, एक या एक से अधिक हाई कोर्टों में, या कह दो हम सर ये भी नहीं है ये भी नहीं, तब भी एक रास्ता और है, या राष्ट्रपति की नज़र में आप विधि विशेषज्ञ हो, या राष्ट्रपति की नज़र में विधि विशेषज्ञ हो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ हो तो राष्ट्रपति आपको भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर देगा, ठीक है। 5 वर्ष जज रहे हो हाई कोर्ट में, या 10 वर्ष वकील रहे हो हाई कोर्ट में, या राष्ट्रपति की नज़र में विधिवेत्ता हो, बहुत बड़े विधिवेत्ता हो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की ये 3 शर्तें होती हैं, ठीक है। और ये 3 शर्तें फिल करोगे तो आप भारत के महान्यायवादी भी बन सकते हो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो इनके कार्य क्या होते हैं। तो और देखते हैं भैया इनके कार्य क्या होते हैं। तो इनके कार्य क्या होते हैं? कार्य क्या होते हैं? भारत सरकार को विधि सहायता प्रदान करना, ठीक है। राष्ट्रपति जिन विषयों पे कहता है भारत के महान्यायवादी से कहता है, जिन विषयों का रेफरेंस देता है कि इन विषयों पे आप जो है सरकार की मदद करो, ठीक है, विधिक सहायता करो, उन विषयों पे भारत का महान्यायवादी भारत सरकार की विधिक सहायता करता है, ठीक। उन विषयों पे विधिक सहायता प्रदान करता है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अब भारत का विधिक सहायता प्रदान करेगा, तो इसका मतलब क्या है? विधिक सहायता प्रदान करेगा यानी कानूनी विशेषज्ञ है, कानून से संबंधित सारी चीज़ें वो बताएगा, मतलब उनसे संबंधित सहायता देगा। तो यानी कि उसको भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा, ठीक है। तो इसलिए उसका एक पॉइंट और आता है, इसलिए महान्यायवादी भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है, ठीक है। महान्यायवादी भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है, भारत सरकार के पक्ष को रख सकता है, ठीक है। न्यायालयों में भारत सरकार के पक्ष को रख सकता है और भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है, और भारत सरकार से संबंधित जो भी कोर्ट में मामले हैं, ठीक है, भारत सरकार की तरफ से जो भी मामले न्यायालय में है, उन सभी केसों में वो भारत सरकार की तरफ से उपस्थित होता है न्यायालयों में, ठीक।
तो एक तो ये हो गया भारत सरकार, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, महान्यायवादी भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है। देखते हैं चल रही है वीडियो। 20 मिनट हो गए, ठीक, अभी 7 मिनट बाकी है, तब तक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 27.4 इतने मिनट पे जो है वीडियो रुक जाती है, पता नहीं क्या इसमें सेटिंग लग गई है और वो हट नहीं पा रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। महान्यायवादी भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है। आगे, अब संसद में कानून बनता है, संसद में कानून बनता है, तो जब संसद में कानून बनता है तो जाहिर सी बात है जहाँ कानून बनेगा वहाँ भी ये उपस्थित रहेगा। तो संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में और संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में, संयुक्त बैठक में और संसदीय समितियों में, ठीक, इन तीनों में, ठीक है, संसद के दोनों सदनों में, संयुक्त बैठक में जो कि राष्ट्रपति बुलाता है, संसदीय समितियों में क्या कर सकता है, संसद के दोनों सदनों की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है, संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, संसदीय समितियों में भाग ले सकता है। संसद के दोनों सदनों में कार्रवाइयों में ठीक, कार्रवाइयों में भाग ले सकता है। कार्रवाई में भाग ले सकता है प्लस बोल सकता है, ठीक है, बैठक में भाग ले सकता है, ठीक है, बैठक में भाग ले सकता है, बैठक में भाग यानी कि कार्रवाइयों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता, ठीक, लेकिन वोट नहीं दे सकता, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, संसदीय समितियों में भाग ले सकता है, ठीक है, बोल सकता है यानी अपने मत दे सकता है, प्रस्तुत कर सकता है मत, लेकिन जब वोटिंग का टाइम आता है तब ये वोट नहीं दे सकता है भारत का महान्यायवादी, ठीक, क्योंकि वो संसद का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि वो बाहर से आया हुआ व्यक्ति होता है, ठीक है, तो संसद का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। तो महान्यायवादी क्या है, संसद का सदस्य नहीं होता है, संसद का सदस्य नहीं, जब संसद का सदस्य नहीं तो मंत्रिपरिषद का भी नहीं, मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, ना तो संसद का सदस्य होता है ना तो मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, ठीक, तो इतना आप समझ गए। तो ना तो संसद का सदस्य होता है ना तो मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, ओके। तो ये हो गए हमारे भारत के महान्यायवादी। अब सबसे लास्ट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। बताओ भारत का जो महान्यायवादी का पद जो है वो भारत के संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे लास्ट में बताते हैं। तो भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 76 में, ठीक है, संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 76 में क्या होता है, भारत के महान्यायवादी का पद वर्णित है। और जिसका जो संविधान में वर्णित है, किसी अनुच्छेद के तहत वर्णित होता है, वो संवैधानिक पद होता है। तो भारत का महान्यायवादी का पद कैसा है, संवैधानिक पद है, ठीक। किस अनुच्छेद में वर्णित है, 76 में वर्णित है, ठीक है। 75 में क्या है, 75 में है प्रधानमंत्री, और 76 में जस्ट उनसे नीचे कौन है, 76 में कौन है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, 76 में महान्यायवादी, ठीक। तो 75 में है प्रधानमंत्री और 76 में है भारत के महान्यायवादी, ओके। तो ये बहुत छोटा सा एक चैप्टर था हम लोग का, लेकिन इसमें से वही क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, तो आप लोग इसको 1 से 2 बार देख लो और कंठस्थ हो जाएगा। इतनी सरल भाषा में मैंने इतने सही तरीके से आपको इतने सरल भाषा में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को पढ़ा दिया है, ओके।
तो ठीक है, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी 1 मिनट बाकी है, तो हमने सोचा कि चलो पूछ लेते हैं आपसे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप बताओ कि वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है। तो वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है, इससे पहले आप ढूंढो वोड़ो, अगर पता हो तो सो बेटर है, ना पता हो तो चलो हम ही बता देते हैं। तो वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है, आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी, ओके। तो ये है इस समय भारत के महान्यायवादी, ठीक। तो इसमें वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, आर वेंकट रमणी। इससे पहले कौन थे, के वेणुगोपाल, ठीक। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।